ठाकुर साहब, क्षमा कीजिएगा। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और मेरे शेरा बांका का प्यार एक तरफ। मैं अपनी संतान को पैसे के लिए नहीं बेच सकता। आप चाहे मुझे मार डालें। भारत के हृदय में बसा एक अत्यंत प्राचीन और सुंदर गांव था जिसका नाम था रतनपुर। यहाँ की मिट्टी सोना उगलती थी और यहाँ के किसान अपनी मेहनत के लिए जाने जाते थे। इसी गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में मदन नाम का एक किसान रहता था। मदन के पास पूर्वजों की दी हुई थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उसका असली गर्व, उसकी असली शक्ति उसके 2 बैल थे, शेरा और बांका। शेरा का शरीर किसी संगमरमर की मूर्ति की तरह चमकता था। उसकी आंखें तेज और बुद्धिमानी से भरी थी। वहीं बांका गहरे कत्थई रंग का था, जिसके कंधों की कुबड़ उसकी असीम शक्ति का प्रमाण देती थी। ये दोनों बैल मदन के लिए केवल पशु नहीं थे, बल्कि वे उसके परिवार के अटूट सदस्य थे। मदन की पत्नी मंजू और उनके 2 छोटे बच्चे भी इन बैलों को अपने सगे संबंधियों की तरह स्नेह करते थे। मंजू, जरा बाहर आकर देखो तो सही। आज शेरा ने सूर्योदय से पहले ही अपनी रस्सियां तोड़ दी थी। वह जानता है कि आज हमें उस बंजर जमीन को तोड़ना है जिसे गांव के लोग पत्थर खेत कहते हैं। बांका भी देखो कैसे सिर हिलाकर शेरा की बात का समर्थन कर रहा है। इन दोनों की समझदारी देखकर कभी कभी मैं दंग रह जाता हूँ। हाँ मदन जी, मैंने भी गौर किया है। जब आप दुखी होते हैं तो ये दोनों चारा खाना छोड़ देते हैं, और जब आप खुश होकर गाते हैं तो ये अपने कान खड़े कर लेते हैं। ये जानवर नहीं, ये तो हमारे रक्षक हैं। मैंने इनके लिए ताजा दलिया और गुड़ तैयार किया है। आज काम बहुत कठिन है, इन्हें भरपूर शक्ति चाहिए। तुम ठीक कहती हो मंजू। गांव वाले कहते हैं कि मुझे ट्रैक्टर ले लेना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि ट्रैक्टर में लोहे का इंजन होता है। लेकिन मेरे शेरा और बांका के सीने में एक धड़कता हुआ वफादार दिल है। जो रिश्ता मेरा इनसे है वह किसी मशीन से कभी नहीं हो सकता। चलो शेरा, चलो बांका, आज हमें अपनी मेहनत से मिट्टी का भाग्य बदलना है। मदन अपने बैलों को लेकर खेतों की ओर चल पड़ा। रास्ते में धूल उड़ती हुई एक बड़ी जीप आकर रुकी। ये जीप गांव के सबसे क्रूर और लालची जमींदार ठाकुर जालिम सिंह की थी। ठाकुर के पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसे हर सुंदर और शक्तिशाली चीज को अपना बनाने की सनक थी। उसकी नजर मदन के बैलों पर कई दिनों से थी। ओ मदन, रुक, अपनी ये बैलगाड़ी रोक। मैं कई हफ्तों से तेरे इन बैलों का तमाशा देख रहा हूँ। इनकी चाल, इनका शरीर और इनकी वफादारी, ये सब मेरे अस्तबल की शोभा बढ़ाने के लायक हैं। तेरे जैसे फटेहाल किसान के पास इनका क्या काम? प्रणाम ठाकुर साहब। ये बैल मेरे अस्तबल की शोभा नहीं, मेरे चूल्हे की आग है मालिक। ये मेरा परिवार है, मेरी मेहनत के साथी है। ज्यादा लंबी चौड़ी बातें मत कर। मैं तुझे एक ऐसा प्रस्ताव दे रहा हूँ जिसे कोई भी समझदार आदमी ठुकराएगा नहीं। ये ले 20,000 रुपए की थैली। ये बैल आज से मेरे हुए। इन्हें लेकर मेरे महल की तरफ चल। ठाकुर साहब, क्षमा कीजिएगा। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और मेरे शेरा बांका का प्यार एक तरफ। मैं अपनी संतान को पैसे के लिए नहीं बेच सकता। आप चाहे मुझे मार डालें, पर यह बैल मैं आपको कभी नहीं दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत! तू एक मामूली 2 बीघे का किसान होकर जालिम सिंह को चुनौती दे रहा है। तू जानता नहीं है मेरा हाथ कितना लंबा है। अगर प्यार से नहीं देगा तो मैं इन्हें छीनना भी जानता हूँ। याद रख, जिस जमीन पर तू खेती करता है वहां तक पहुंचने वाले सारे रास्ते मेरे इलाके से गुजरते हैं। मैं तेरा दाना पानी बंद कर दूंगा। मालिक, आप सामर्थ्यवान हैं, जो चाहे कर सकते हैं, पर मेरा धर्म मुझे अपने साथियों का साथ छोड़ने की इजाजत नहीं देता। राम राम। मदन के जाने के बाद ठाकुर के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। उसने अपने सबसे वफादार और खूंखार लठैत खड़क सिंह को बुलाया। ठाकुर के मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी। वो चाहता था कि मदन घुटनों पर आकर उससे माफी मांगे। खड़क सिंह, तूने उस भिखारी मदन की बातें सुनी? उसने मेरा अपमान किया है
मुझे वो बैल किसी भी कीमत पर चाहिए। आज रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाए तो तू अपने आदमियों को लेकर उसके बाड़े में घुस जाना। उन बैलों को खोलकर मेरे पिछले अस्तबल में छिपा देना। ध्यान रहे, गांव में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। हुजूर, आप बेफिक्र रहें। रात के साये में मेरा काम चुपचाप होता है। सुबह जब मदन की आंख खुलेगी तो उसे अपने बैलों की जगह सिर्फ खाली खूंटे मिलेंगे। मैं उन्हें अपनी गर्दन के जोर से खींच लाऊंगा। मध्य रात्रि का समय था। आसमान में काले बादलों ने चांद को ढक लिया था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। खड़क सिंह अपने 3 साथियों के साथ मदन के घर के पीछे वाले बाड़े में पहुंचा। शेरा और बांका चुपचाप खड़े थे, लेकिन उनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी। जैसे ही अजनबियों की गंध उनके नथनों तक पहुंची, शेरा ने अपने खुरों से जमीन खोदनी शुरू कर दी। चुप, बिल्कुल चुप। पहले उस सफेद बैल के मुंह पर मोटा कपड़ा बांधो, वरना इसकी आवाज पूरे गांव को जगा देगी। मैं इसकी रस्सी काटता हूँ। जैसे ही खड़क सिंह ने चाकू से रस्सी काटने की कोशिश की, शेरा ने एक जोरदार टक्कर मारी और खड़क सिंह दूर जा गिरा। बांका ने भी अपनी रस्सी पूरी ताकत से झटकी और खूंटा उखाड़ दिया। दोनों बैल अब आजाद थे और गुस्से में चिंघाड़ रहे थे। मदन और मंजू की नींद तुरंत खुल गई। मंजू, मंजू, उठो। देखो, बाड़े में कोई अनहोनी हो रही है। शेरा और बांका चिल्ला रहे हैं। जल्दी लालटेन जलाओ। हे भगवान, ये लोग कौन है? मदन जी, वे हमारे बैलों को मार रहे हैं। बचाओ, चोर चोर, गांव वालों दौड़ो, हमारे घर में चोर घुसे हैं। मदन लाठी लेकर बाहर दौड़ा। गांव वाले भी शोर सुनकर जाग गए। खड़क सिंह और उसके आदमी अपनी जान बचाकर झाड़ियों के रास्ते भाग निकले। अगली सुबह मदन गांव की पंचायत में पहुंचा, जहां ठाकुर जालिम सिंह पहले से ही ऊंचे आसन पर बैठा था। मदन की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। मुखिया जी, न्याय कीजिए। रात को ठाकुर साहब के आदमियों ने मेरे बैलों को चुराने की कोशिश की। अगर मेरे बैल समझदार ना होते तो आज मैं सड़क पर होता। मदन, ये तुम क्या कह रहे हो? ठाकुर साहब गांव के रक्षक हैं। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वे लोग इन्हीं के आदमी थे? क्या तुमने उनके चेहरे देखे थे? क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? मुखिया जी, अंधेरे में चेहरे नहीं दिखते, पर नीयत साफ दिखती है। ठाकुर साहब ने कल ही मुझसे बैल मांगे थे और मना करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। झूठ, सरासर झूठ। ये किसान पागल हो गया है। मैं इसके मरियल बैलों का क्या करूंगा? मुखिया जी, इस पर उल्टा मानहानि का जुर्माना लगाइए। और हाँ, आज से मदन के खेतों की ओर जाने वाला मेरा निजी रास्ता बंद रहेगा। अगर इसने मेरी जमीन पर कदम रखा तो मैं इसके पैर तुड़वा दूंगा। मदन अपमानित होकर घर लौटा। ठाकुर ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके मदन का हर रास्ता बंद कर दिया। मदन को अब लंबी पहाड़ी पार करके अपने खेत जाना पड़ता था। उसके पास खाद और बीज खरीदने के पैसे भी खत्म होने लगे थे। परिवार भूख की कगार पर पहुंच गया, लेकिन शेरा और बांका की वफादारी कम नहीं हुई। वे कम चारा खाकर भी मदन के साथ दिन रात मेहनत करते रहे। फिर एक दिन कुदरत का कहर बरपा। रतनपुर में ऐसी मूसलाधार बारिश हुई जैसी पिछले 100 सालों में नहीं हुई थी। नदियां उफान पर थीं और सड़कें दलदल बन चुकी थीं। ठाकुर जालिम सिंह अपने परिवार के साथ शहर से लौट रहा था। उसकी भारी भरकम सजी हुई बैलगाड़ी, जिसमें अनाज के सैकड़ों बोरे लदे थे, मुख्य नाले के पास पहुंचते ही कीचड़ में बुरी तरह धंस गई। अरे नालायकों, धक्का लगाओ, ये कीचड़ बढ़ता जा रहा है, मेरी गाड़ी डूब जाएगी। खड़क सिंह, अपने घोड़ों को और तेज हाँको। मालिक, दलदल बहुत गहरा है। घोड़ों के पैर कीचड़ में फंस रहे हैं, वे हिल भी नहीं पा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो गाड़ी पलट जाएगी। ठाकुर की चीख पुकार सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस गहरे कीचड़ में उतरे। तभी मदन अपने हल के साथ वहां से गुजर रहा था। शेरा और बांका भी भीग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव था। मदन ने ठाकुर की जान खतरे में देखी तो अपना सारा पुराना दुख भुला दिया। ठाकुर साहब, घबराइए मत। मैं और मेरे साथी यहाँ हैं। खड़क सिंह, अपने इन कमजोर घोड़ों को हटाओ, इन्हें चोट लग जाएगी। आज मिट्टी और पसीने का असली खेल मेरे शेरा और बांका दिखाएंगे।
तू मेरी मदद करेगा? जा यहाँ से, मुझे तेरी दया नहीं चाहिए। और वैसे भी जब मेरे शाही घोड़े हार गए तो ये बैल क्या करेंगे? ठाकुर साहब, घमंड करने का ये समय नहीं है। अगर गाड़ी पलटी तो आप और आपका परिवार नाले में बह जाएंगे। शेरा, बांका, इधर आओ बच्चों। आज तुम्हें अपने मालिक की नहीं, पूरे गांव की लाज बचानी है। चलो शेरा, अपना कंधा लगाओ। बांका, अपने पैर जमीन में गाड़ दो। मदन ने रस्सियों को गाड़ी के धुरों से बांध दिया। शेरा और बांका कीचड़ में घुटनों तक धंस गए थे। मदन ने उनके कानों में हाथ फेरकर प्यार से कुछ कहा। गांव के सैकड़ों लोग अपनी सांसें थाम कर देख रहे थे। मेरे वीरों, हे मेरे बच्चों, आज दिखा दो कि वफादारी और प्यार में कितनी शक्ति होती है। लगाओ जोर, हैशा, और जोर, हैशा। शेरा ने अपनी गर्दन की नसों को इतना तान दिया कि वे फटने को तैयार थी। बांका ने अपनी कुबड़ का पूरा भार आगे की तरफ झोंक दिया। उनके मुंह से झाग निकल रहा था, लेकिन उन्होंने 1 इंच भी पीछे हटने से मना कर दिया। अचानक मिट्टी फटने की आवाज आई और वो विशाल बैलगाड़ी, जो कई घंटों से धसी हुई थी, एक झटके के साथ कीचड़ से बाहर निकल आई। चारों ओर तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। शेरा, बांका की जय के नारों से पूरा जंगल गूंज उठा। ठाकुर जालिम सिंह अपनी गाड़ी से उतरा। उसका सारा अहंकार कीचड़ में मिल चुका था। वो मदन के पैरों में गिर पड़ा। मदन, मुझे माफ कर दो। मैं कितना बड़ा मूर्ख था। मैंने इन फरिश्तों को चुराने की कोशिश की। मैंने तुम्हें भूखा मारा और आज इन्होंने ही मेरी जान बचाई। ये बैल नहीं है मदन, ये तो ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं। आज से रतनपुर में तुम्हारा कोई रास्ता नहीं रोकेगा। तुम्हारी जमीन भी तुम्हारी है और मेरा मान भी तुम्हारे चरणों में है। ठाकुर साहब, उठिए। माफ करने वाला मैं कौन होता हूं? ये तो ईश्वर की लीला है। बस इतना याद रखिएगा कि हर जीव के अंदर एक आत्मा होती है। अगर हम उन्हें प्यार देंगे तो वे हमारे लिए अपनी जान भी दे देंगे। आज शेरा और बांका ने साबित कर दिया कि एकता और प्रेम से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है। ठाकुर ने मदन को ससम्मान अपने महल बुलाया और उसे 50,000 रुपए और 5 एकड़ अतिरिक्त जमीन उपहार में दी। मदन ने उन पैसों से गांव में एक बड़ी गौशाला बनवाई, जहां बूढ़े और बीमार बैलों की सेवा की जाने लगी। शेरा और बांका अब गांव के नायक बन चुके थे। वर्षों बीत गए, लेकिन रतनपुर के इतिहास में शेरा और बांका की वो जादुई जुगलबंदी अमर हो गई। मदन और मंजू का घर अब खुशियों से भरा था। जब भी शाम होती, मदन अपने बैलों के पास बैठता और शेरा, बांका बड़े प्यार से उसका कंधा चाटते। ये उस अटूट प्रेम की दास्तान थी जिसे समय की कोई भी आंधी नहीं मिटा सकती थी। शिक्षा, वफादारी और प्रेम की शक्ति किसी भी धन या अहंकार से बड़ी होती है। जो जीव का सम्मान करता है, ईश्वर उसका सम्मान करता है।